नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और शायद पहली बार आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड्स में। और यहाँ पर जैसा कि शैल जी, हम लगातार निवेशकों को अच्छे परफॉर्म करते हुए फंड्स में निवेश करने की सलाह तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बताते हैं निवेशकों को कि मौजूदा बाजार में अगर कोई फंड उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो या रणनीति में कोई बदलाव लाना हो तो वो आपको जरूर करना चाहिए। तो कविता जी, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। देखिए, बाजार में आपने जबरदस्त आग लगती हुई देखी है, खासकर आज और इस हफ्ते। और अगर जो हमारे साथ दर्शक हैं और इस लेवल पर भी आप देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने जनवरी के हाई से नीचे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने हमारे बताए हुए पोर्टफोलियो में पैसे लगाए होते तो आपका एवरेज रिटर्न लगभग 15-15.5% होता। तो देखिए, ये फायदा है अकलमंदी का। अगर आप बिल्कुल परेशान ना होके सिर्फ सिंपल एसआईपी में पैसा लगाएं चुने हुए फंड्स में, आपके लिए 4 पोर्टफोलियोज हम लोगों ने जोड़ रखे हैं। हाँ। और बेहतर, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है। एक आपकी नींद गायब नहीं होती क्योंकि आप इतना बढ़िया पैसा लगाते हैं। चलिए, आज जरा डालते हैं नज़र फिलहाल क्या हो रहा है हमारे बाज़ारों में। अगस्त सीरीज में बाजार का परफॉर्मेंस शानदार रहा और हम चाहते हैं कि आपकी सही स्ट्रैटेजी के जरिए इस तेज़ी का फ़ायदा आप उठा सकें। तो कविता जी और मैं आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम एक से एक बढ़िया आपको फंड्स बताएंगे, एक से एक बढ़िया फंड मैनेजर से मिलाएंगे, ताकि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें 4 चांद लगते रहे। ऑलराइट, आपने जिक्र किया शैल जी, जहां पर हम पोर्टफोलियोज को सजेस्ट करते हैं, उसे एनालाइज भी करते हैं। तो आज का जो पोर्टफोलियो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बता दें हम दर्शकों को। आज हम विनय गोगना और दर्शनी का पोर्टफोलियो देखने वाले हैं, जिन्होंने अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए जो है वो प्लानिंग कर रखी है। और इनका पोर्टफोलियो बताएं उससे पहले एक बार फिर से रूबरू हो जाते हैं हमारे इन निवेशकों से और फिर इनके पोर्टफोलियो और उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पे डालेंगे नजर। तो कविता जी ने आपको मिलवाया विनय गोगना साहब से, जिनकी उम्र है 40, और दर्शनी जी जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनकी उम्र के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। इनके 2 बच्चे हैं, उनका नाम है मिराया और तविश। और एक हम लोगों ने बहुत ही शानदार आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया है, उसका जो परफॉर्मेंस है आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। मैं आपको फंड्स के नाम ले देता हूं जो इन्वेस्टेड हैं। इनमें हमारे पास यूटीआई इक्विटी फंड है जो 14% ऊपर है ईयर टू डेट। ध्यान दीजिए, निफ्टी अभी फ्लैट है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में आपको 25% के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, निफ्टी फ्लैट है और यहाँ पर आप 25% ऊपर हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड 8% ऊपर है ईयर टू डेट। और आप आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देखें तो कुल मिला के आपके सामने सालाना 10% रिटर्न्स हैं। कविता जी, आप बताइए कि 1 लाख रुपया कितने में तब्दील हुआ? बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट वैल्यू के हिसाब से इनको लगभग 14% का मुनाफा हो रहा है। और अगर आप फंड्स देखें तो यूटीआई इक्विटी फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड इनको रेकमेंड किया गया है। देखिए, रणनीति के लिहाज से अगर हम देखें तो इनके डाइवर्सिफिकेशन का शैल जी हमने पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि एक तो इनके पास फायदा ये है कि अवधि जो है इनके पास काफी ज्यादा है, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन में इनके पास ग्लोबल एक्सपोजर भी है, जो मेरे ख्याल से इनको काफी हद तक फायदा भी पहुंचा रहा है। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में देखिए आप, फिलहाल करंट वैल्यू 1,24,000 के पार है। रिटर्न के लिहाज से भी आप देख सकते हैं लगभग 25% का रिटर्न केवल इस फंड ने दिया है। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, ये तो शानदार पोर्टफोलियो आपके सामने डिस्कस हुआ। इसमें हर महीने लगभग 40,000 रुपए का एसआईपी डलता है। 10-10 हज़ार रुपए हर फंड में डाले जाते हैं और बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के एक शानदार आपको 14% रिटर्न मिल रहा है 8 महीने में। तो अगर आप इसे एनुअलाइज करेंगे तो ये लगभग आपको 19% मिलेगा।
और ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सिंपल काम किया, अपने बैंक अकाउंट को एएमसी से जोड़ा और जो हम लोगों ने 4 फंड सजेस्ट किए थे उसमें पैसा डाला गया। तो अब ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी कविता जी आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आती हुई दिख रही है। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो आपको एक बहुत बढ़िया निफ्टी और बैंक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखाएंगे इस साल का। पिछले 10 दिन से कविता जी आप निफ्टी मिड कैप में लगातार तेजी देख रही हैं। बिल्कुल, ये तेजी हम देख रहे हैं। खासतौर से अगर हम पोस्ट कोविड की रैली की बात करें शैल जी, तो लगातार हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप्स में तो एक तरफ से रिकवरी को लीड किया ही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप भी पीछे नहीं रहे हैं। हालांकि जो शुरुआत में आपने जिक्र किया कि अपने 2018 जैन के हाई से तो बहुत नीचे हैं, अभी भी लगभग 30% नीचे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने रिकवरी जो है उसकी रफ्तार पकड़ ली है। तो ऐसा करते हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के जादूगर हैं आप, हैं विनीत सांबरे साहब। आप हेड ऑफ इक्विटीज हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड में और पिछले लगभग 2 दशक से बाजार में बहुत ही बारीकी से निवेश कर रहे हैं, चाहे लार्ज कैप्स में हो, चाहे स्मॉल कैप्स में हो, चाहे मिड कैप्स में हो। तो विनीत जी स्वागत है आपका। आपने पहले आईएलएफएस इन्वेस्टमार्ट में, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, केआर चोकसी स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ में और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल में काम किया है। बाजार को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, परखते हैं और निवेश करते हैं। तो सांबरे साहब स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। बताइए किस तरीके से बाजार को फिलहाल देख रहे हैं आप? तो बाजार में शैल जी अभी पिछले कुछ महीने में हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी आई है और ये तेज़ी ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी अनएक्सपेक्टेड भी रही, क्योंकि बाजार का जो इकोनॉमिक्स अपनी जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ अभी भी हम कहें या बहुत सारे सेगमेंट्स अभी भी कहें तो अनसर्टन है। पहले से ही थोड़ा स्लो थे, कोविड के कारण और अनसर्टनिटी है। तो इसके चलते बाज़ार का जो अपमूव रहा है वो काफ़ी तेज़ रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है और फंडामेंटल्स को कैचअप होना ज़रूरी है। यदि आगे जाके सिचुएशन जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए 6-7 महीने में और इकोनॉमी ग्रोथ पाथ पे आ जाए तो ये वैल्यूशंस शायद सस्टेन हो जाए। और यदि कुछ स्लिप होता है, यदि इकोनॉमी में डिले होता है, तो मैं कहूँगा कि बाज़ार में थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। बट ये काफ़ी शॉर्ट टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म में जैसा कि हम फंड मैनेजर्स जनरली कहते ही हैं हमेशा कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी को देखना चाहिए। जब भी हमने देखा है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, उस टाइम पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स काफ़ी अच्छा प्रूव होता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अब फंडामेंटल्स का कैचअप होना और इकोनॉमी को अपने ग्रोथ पाथ पे आना ज़रूरी बनता है। इसी में मिड कैप स्मॉल कैप्स का योगदान आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विनीत जी हमने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप का जो एंड साइकिल है उसमें कहा गया है कि 2017 में वो खत्म हो गया है, अब एक्यूमुलेटिंग फेज है और उसमें अगर जितने भी निवेशक एसआईपी के जरिए निवेश करें तो उन्हें मुनाफा ज्यादा होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ऑप्टिमिज्म फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप को में दिखाई दे रहा है वो जमीनी हकीकत से क्या इत्तेफाक रखता है या उससे बिल्कुल विपरीत है? मैं ऐसे कहूँगा कि जो लास्ट हम मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली देख रहे हैं उसमें कई ऐसे हमको इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कई सारी कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हुए भी वो चल रही हैं। पास्ट में जब भी ऐसा होता है तब हमें थोड़ी रिस्क बढ़ती हुई नज़र आती है और जो आप कह रही हैं कि फंडामेंटल से इनका कोई रिलेशन नहीं होता, जब ये गैप बढ़ता जाता है तो रिस्क और बढ़ती जाती है। तो मैं ये कहूँगा अगर इस तरह से रैली चली और इस तरह से थोड़े से इफ़ आई कैन से नॉट सो गुड कंपनीज और गुड बिजनेसेस अगर वो भी ऐसे ही चलते रहें तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छी कंपनीज होती हैं वो बहुत सिलेक्ट फ्यू होती हैं और उनमें निवेश किया हुआ पैसा जो है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड अच्छे रिटर्न देगा। एंड आई वुड स्टिल स्टिक टू माय व्यू दैट नियर टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में शायद थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए या थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आई नहीं है।
तो ये जाहिर बात है विनीत जी की बाजार फिलहाल फंडामेंटल से आगे चल रहा है और अक्सर हमने ऐसा ही होता हुआ देखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दर्शकों को, निवेशकों को चेता रहे हैं कि भाई ज़रा संभल के रहो। सामरे साहब, ये बताइए, बहुत आंकड़े हैं हमारे पास जो ये दिखा रहा है कि लाखों की तादाद में नए निवेशक बाजार में कदम रख रहे हैं और अक्सर भी हमने ये भी देखा है कि ये निवेशक जो हैं चोट खाते हैं। कौन से 2 या 3 ऐसे आप उन्हें स्टेप्स बताना चाहते हैं कि वो सोच समझ के निवेश करें और कम से कम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फ़िलहाल जो बाज़ार में तेज़ी है वो देखते ही बनती है और ये चकाचौंध तेज़ी अक्सर आपको नुकसान करके देती है छोटी ही अवधि में। ये शैल जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और छोटे निवेशकों को ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्चुअली उसमें रिस्क बढ़ती जाती है अगर फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं रहा, जबकि सेंटीमेंट सबके बहुत तेज़ हो जाते हैं। सबको लगता है पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में डाल के बहुत इजी हो गया है और हर एक आदमी जो इक्विटी मार्केट्स की जिनकी परख भी इतनी अच्छी नहीं होती, सब इसमें से इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्विक मनी जिसको हम कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरह से बहुत तेज़ी से मार्केट चले और बहुत तेज़ी से यदि हम देखें कि जो मीडियोकर कंपनीज भी यदि सेम गति से आगे बढ़ रही हैं तो रिस्क को माप लेना चाहिए। निवेशकों को खुद इक्विटी में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने की अपेक्षा उनको अच्छे फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए और जब मार्केट बड़ा हो तब उनका टाइम होराइजन अवधि जो बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट की अवधि, वो और उनको लॉन्ग कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर चल गया है तो मार्केट को थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन को भी देना चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स यदि सही एक्सपेक्टेशन से नहीं आएगा, सही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको शॉक्स आ सकते हैं, जो कि हर बार हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। विनीत जी, डीएसपी मिड कैप फंड पे थोड़ा सा अब हम फोकस करते हैं। क्लियरली टर्नओवर रेशियो 18% के आसपास है। जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि इकॉनमी को रफ्तार देने के लिए यहाँ पे कुछ सेक्टर्स पर तवज्जो ज़्यादा होगा। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं, आपका फोकस किस पर रहेगा? मौजूदा जो पोर्टफोलियो है आपका, उसमें हम हेल्थ केयर देख सकते हैं, आपने काफ़ी हद तक फाइनेंशियल्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। मुझे ये बताएं कि अब इनकी तस्वीर आगे चल के आप कैसे देख रहे हैं और क्या इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है? तो कविता जी, जब हम ये पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जैसा कि आपने कहा है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो है, हम पोर्टफोलियो में भी जो हम इन्वेस्टर्स को भी एडवाइस करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप निवेश कीजिए, हम पोर्टफोलियो में भी उसी तरह का फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, फिलॉसफी फॉलो करते हैं। हम जब कोई कंपनी लेते हैं हम उसे उस बिज़नेस के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उस बिज़नेस की क्या पोटेंशियल है उसके हिसाब से देखते हैं और उसमें निवेश बनाए रखते हैं लंबी अवधि तक। हमने ये देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है कि क्विक रिटर्न्स भी दे दे, बट हमने लॉन्ग पीरियड में इन रिटर्न्स को कंपाउंड होते हुए देखा है। सो हमारा ऐसा व्यू है कि जनरली वी बाय दीज कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म एंड और हम लोग इसमें स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा हमारा ध्यान होता है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ज़्यादा होता है। सेक्टर्स पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं, बट जो सेक्टर्स हमको लगते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे, जिनमें पोटेंशियल है, उसमें हम अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। उसके चलते जो ये पोर्टफोलियो जहाँ पे हमने फोकस लेट्स से फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइनेंस कंपनीज़ को, ऑटो कंपनीज़ को दिया है, ब्रॉडली हमें लगता है ये सेगमेंट्स जो है इनमें पोटेंशियल काफ़ी है ग्रोथ की और लगभग पोर्टफोलियो ऐसे बना रहेगा। कुछ चीज़ें कभी हम थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटली चेंज करते हैं, जैसे अभी हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये अपने लो साइकिल से चल रहा है। ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स जब भी साइकिल चेंज होगी तो ऑटो सेक्टर अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो हमने थोड़ा बहुत हमारा उसमें वेटेज बढ़ाया है। इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग मटेरियल्स जैसी कैटेगरी हैं या जहाँ पे सीमेंट कंपनीज हुई या बिल्डिंग मटेरियल से जो ताल्लुक़ रखती हैं उस टाइप की कंपनीज भी आज स्लो साइकिल में हैं,
तो हमें लगता है कि जैसे प्रोग्रेस होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, इस टाइप की सेगमेंट्स भी चलेंगे, तो हम धीरे धीरे उन सेगमेंट्स को अपने पोजीशन बढ़ाएंगे, और जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक्सेस हो गए हैं और अपने फंडामेंटल से कहीं आगे निकल चुके हैं, हम वहाँ पे अपना पोजीशन को कम करने की चेष्टा भी करेंगे। जी सामरे साहब, मेरे ख्याल से आपने जो आखिरी लाइन में कही बात वो एफएमसीजी सेक्टर के लिए थी, जहां पर वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। 10 ईयर एवरेज देखें तो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहां पे आपने हल्की सी मुनाफा वसूली की है। ये आपके फंड्स पोर्टफोलियो में हमें साफ जाहिर है। एक बार बताइए सामरे साहब, आप लगभग 2 दशक से पैसा मैनेज कर रहे हैं, आप ये शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ कि आप पर्सनली किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कितना फंड्स में लगाते हैं, कितना आपका एसेट एलोकेशन प्रेशियस मेटल्स की तरफ है, कितना फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरफ है, किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो का रुझान है अभी अगले 1 साल के लिए? मैं अपने पोर्टफोलियो अपने पर्सनल मनी के बारे में बताने के बजाय मैं ऐसा बताऊंगा कि जो मुझे लगता है एवरेज इन्वेस्टर को करना चाहिए। एवरेज इन्वेस्टर को एक बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड विद इन इक्विटी गुड बैलेंस बिटवीन मिड कैप्स एंड मल्टी कैप्स होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो एवरेज इन्वेस्टर है, जिसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसे मिड कैप्स में लगभग 40 to 50% एलोकेशन रख सकते हैं। बट एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होराइज़न जो है, इन्वेस्टमेंट की अवधि जो है, वो 5 से 7 सालों की ऊपर ही होनी चाहिए। उससे नीचे अवधि और क्विक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में नीचे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी ये बात मैं कहूँगा कि कई बार कुछ थीमेटिक फंड्स भी आते हैं और जनरली थीमेटिक फंड्स तेज़ी के माहौल में आते हैं, उस वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। थीमेटिक फंड्स में नॉट मोर देन 5 to 10% इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट कर सकते हैं, और जो प्रेशियस मेटल गोल्ड वगैरह की जो इन्वेस्टमेंट है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन चीज़ों को फंडामेंटली एनालाइज करके उनके बारे में प्रेडिक्शन करना वर्सेस इक्विटी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हेंस उसमें इट्स बिट ऑफ आई कैन से मोर इनटू द होप टाइप ऑफ ट्रेड। सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं। सो आई वुड से ब्रॉडली इक्विटी इज़ वन एसेट क्लास विच शुड हैव अ हायर एलोकेशन। विद इन दैट आई वुड से मिड कैप्स एंड मल्टी कैप्स शुड बी हायर एलोकेशन। जी, तो सामरे साहब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि ज़्यादातर पैसा आपका मल्टी कैप और मिड कैप फंड्स में रहना चाहिए। प्रेशियस मेटल्स में सोच समझ के बहुत ही कम एलोकेट करें अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का, और ज़्यादातर ध्यान आप इक्विटी पे दें। सामरे साहब, बस आपसे आखिरी प्रश्न है ये कि अक्सर ये देखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में, अगर आप पिछले 25 साल का समय देखें तो सेकेंड हाफ जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो अपने फर्स्ट हाफ से बेहतर होता है। हमने काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी देख ली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ये बताइए आप किस तरीके से इस सेकेंड हाफ को देख रहे हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं कि अगले बजट तक ये मेन 2 इंडिसेस कहाँ किस लेवल पर होंगे? सो ये शॉर्ट टर्म के कॉल्स लेना बड़ा मुश्किल काम है, बट मैं ये कहूँगा कि अगले जो 6 महीने हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो कोविड के कारण अनसर्टेनिटी हुई है, इसमें कई सारे कंपनीज, कई सारे सेक्टर्स जो आज ये एक्सपेक्टेशन किए बैठे हैं कि सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और इस बार ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से हम कहीं या तो हम मीट करें या बहुत डिफरेंस के साथ उसे मिस भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वोलेटिलिटी बनी रहेगी सेकेंड हाफ में। लोग बाग डेटा को मॉनिटर करने वाले हैं, और यदि हम इस इन्फेक्शन से उभर नहीं पाए, इकोनॉमी नहीं उभर पाई, तो हो सकता है हमें मार्केट का रुख थोड़ा नीचे भी देखना पड़े, रुझान नीचे की तरफ भी देखना पड़ सकती है। सामरे साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि H2 वॉलेटाइल हो सकता है
और कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से आप बाज़ार में अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आपको तकलीफ देंगे और आपके कई सारे फंड्स हैं जो आप मैनेज करते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप, डीएसपी हेल्थ केयर फंड, डीएसपी इक्विटी सेविंग्स फंड, फोकस फंड्स और टॉप 100 इक्विटी फंड। तो आप मौका दीजिएगा और हम इन फंड्स के बारे में आपसे फ़ायदेमंद फंड्स पर ज़रूर चर्चा करेंगे। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ओमकेश्वर सिंह साहब और हमारे पहले कॉलर तुषार अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उनके साथ डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बढ़िया आपको एडवाइस मिल रही है अपने फंड पोर्टफोलियो पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और अब बारी आती है आपके तमाम सवालों के जवाब देने की और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी। और बिना और समय बिताए मेरे ख्याल से पहले दर्शक का सवाल लूंगी मैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, तुषार शाह। नमस्कार तुषार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं कुछ अपने बारे में। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ओके। मैं जॉब करता हूँ, मेरी एज 48 ईयर्स है जी। और मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता हूँ। तो मेरे को 10 साल का ओरिजिन है, 58 साल को मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैं अभी 20,000 से 20 से 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को वो 58 ईयर्स के बाद मेरे को पर मंथ 60,000 मेरी आमदनी जो घर का खर्च निकालने के लिए चाहिए। ओके। और अभी आप पहली बार शुरू कर रहे हैं निवेश की या आपकी पहली स्ट्रैटेजी होगी? ये पहली स्ट्रेटेजी है मेरी। मैं अभी तक एफडी में इन्वेस्ट करता था। ओके। लेकिन अभी एफडी का रेट और सब कम हो गए हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको यही कहूंगी और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो ओमकेश्वर जी बताएंगे। ओमकेश्वर जी, रिटायरमेंट के लिए इन्हें रकम इकट्ठा करनी है। 58 की उम्र में ये रिटायर होना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हर महीना इन्हें 60,000 रुपए तक की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए अभी से 20,000 रुपीज एवरी मंथ निवेश कर सकते हैं। आगे चलकर मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि निवेश को बढ़ाएंगे भी। लेकिन फिलहाल कितना इन्हें कॉर्पस इकट्ठा करना होगा, कैसे मिलेंगे हर महीने 60,000 रुपए 58 की उम्र में? ओमकेश्वर जी की शायद हमें आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन शैल जी, अक्सर हमने देखा है कि रिटायरमेंट जैसा लक्ष्य जो होता है वो आपको पहले बांधना होता है और अगर आप 30 साल की उम्र में शुरू करें, 40-50, मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ जाता है अगर टाइम होराइजन को आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं करें निवेश में। तो कविता जी, अगर आप 50 की उम्र में शुरू करें लाख रुपए महीना बचाना और 40 की उम्र में करें और 30 की उम्र में करें, तो आप देखिए कि वो जो बचा हुआ कॉर्पस आता है ना 55 साल के बाद, उसमें जो करोड़ वाला नंबर होता है वो फेरबदल होता है। तो जितनी जल्दी आप शुरू कर सकें उतना अच्छा। मेरे कई मित्र हैं, हम लोग सब इकट्ठे सन 95 में बाजार में आए और उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो पोर्टफोलियो, जो जब उसको सैलरी मिलती थी उससे पहले ही महीने में वो 500 रुपये या 1,000 रुपये का एक सिंपल SIP कर देता था। तब हमारी तनख्वाहें 4, 4.5, 5,000 रुपये महीना हुआ करती थी। तो उस वजह से आप देखिए वो हमसे बहुत आगे है। हम लोग पहले खर्चा करते थे और वो पहले सेविंग करते थे हमारे मित्र। चलिए, और वो न जाने कहाँ है अब आगे और हम लोग हैं। चलिए, बहरहाल मेरे साथ ओमकेश्वर जी नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई स्ट्रैटेजी हमारे पास है जो हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे और बताएंगे तुषार को। तो तुषार जी, आपको जो है 65 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना होगा और ओमकेश्वर जी की जो राय है आपके लिए, फंड के नाम भी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसमें आपको UTI इक्विटी फंड रेकमेंड किया जा रहा है। इसके साथ ही एक्सिस ESG इक्विटी फंड है। मेरे साथ ओमकेश्वर जी भी जुड़ गए हैं। ओमकेश्वर जी, मैंने सलाह देनी शुरू कर दी है वैसे, लेकिन फिर भी समय कम है, फंड्स के नाम बताइए आप जो तुषार जी को रेकमेंड करेंगे। तो एक मल्टी कैप है और एक थीमेटिक फंड है और 2 बैलेंस एडवांटेज फंड है, क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिए पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये पैसा इकट्ठा करने के बाद ये करीब 65 लाख का उनका कॉर्पस हो जाएगा और उसके बाद उनको क्या करना है, 60,000 रुपये उनको फिर उसको वापस लेना है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि HDFC बैंकिंग एंड PSU फंड और ICICI प्रूडेंशियल में जो इक्विटी फंड है उसको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार वो ट्रांसफर कर देंगे तो उसके बाद करीब 15,000 रुपये वो निकालेंगे तो ये करीब 20 साल तक इस तरीके से वो चल सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए ये 4 फंड आपको रेकमेंड करने हैं, रेकमेंड किए गए हैं, लेकिन तुषार जी एक बात का ध्यान रखना होगा, निवेश बढ़ाना होगा और मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का जो कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसको भी रिविजिट कीजिए। हो सकता है कि आपकी जरूरत आगे चल के ज्यादा हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स को शैल जी हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन लगातार हम फंड्स जिसमें आप अपने हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे उसकी सलाह देते हैं दर्शकों को। जी, तो आप जुड़े रहिए फायदेमंद फंड्स के साथ। हमारे साथ 4 बहुत शानदार पोर्टफोलियोज जिसमें लगभग 12 ऐसे फंड्स हैं, 4 कॉमन फंड्स हैं जो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स कमा रहे हैं हमारे निवेशकों के लिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और ख़ासकर हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आपको ये चारों पोर्टफोलियोज हमेशा अपडेटेड दिखते हैं, तो इनमें जुड़िए और सबसे बेहतरीन दिन SIP शुरू करने का आज है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।